तू फोन साइलेंट कर लिया कर यार। महर्षि वेद व्यास ने बोली, और लिखी किसने? लिखी गणेश जी ने। गणेश जी लिख रहे थे, लेकिन गणेश जी से लिखवाई क्यों? बोल देते ना, अगर लिखते नहीं तो इतनी जनरेशंस के बाद हम तक कैसे पहुंचती वो। दैट इज द पावर ऑफ राइटिंग। लेकिन राइटिंग की एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है सर? अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि राइटिंग रिकॉर्ड क्रिएट करती है। राइटिंग की दिक्कत क्या है? देखो भैया, मुझे क्लास चाहिए बिल्कुल एनर्जेटिक, मुझे चाहिए क्लास जिसमें जवाब दिए जा रहे हैं। आप ऐसे बिल्कुल पुतले ऐसे बन के बैठोगे तो यार मैं तो मतलब मेरी तो जान ही आधी हो जाएगी। मैं भी आपके जैसे पढ़ाता हूं, बट रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। वो एक ऐड आता था पहले क्लोजअप का, क्या आप क्लोजअप करते हैं? ऐसे पढ़ाऊंगा मैं क्लास में आके, बेहोश हो जाऊंगा यार। मैं स्ट्रेचर पे आऊंगा, मैं कल से स्ट्रेचर पे आऊंगा, पढ़ाऊंगा, स्ट्रेचर पे लेट के चले जाऊंगा मैं। है? जी बताइए भैया, रिटन कम्युनिकेशन की दिक्कत क्या है? जल्दी बताओ भैया, जल्दी, लवकर लवकर, फास्ट। हाँ वेरी नाइस, समझदार बच्चे हो तुम। क्या सिर्फ टाइम ही ज्यादा लगता है या कुछ और भी ज्यादा लगता है? रिसोर्स भी ज्यादा यूज होते हैं बच्चे। आपको प्रिंट कराना है तो ज्यादा पैसा लगेगा। मैं जो बोल रहा हूं उस पर मेहनत कम लग रही है, लिखने में मेहनत ज्यादा लगती है। लिखने में टाइप कराना है तो खर्चा ज्यादा होगा। So the problem with written communication is that it is a time-taking process. It is a resource-consuming process. Oral communication is not a time-taking process. It is not a resource-consuming process. अब मुझे बताइए एक जगह जहां पे oral communication written communication से बेहतर है। आप में से किसी बच्चे ने, वैसे मेरे को पूरा विश्वास है नहीं लिखा होगा आपने, आपके मेरे भाई ने नहीं लिखा है। चिट्ठी लिखी आपने कभी? स्कूल वूल वाली चिट्ठी नहीं, फॉर्मल लेटर नहीं, चीप है रैयान, वेरी नाइस। बट मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है बैठ के? अगर आप कभी चिट्ठी लिखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप पहली बार में चिट्ठी कंप्लीट कर कर भेजते ही नहीं है कभी। उसके ड्राफ्ट होते हैं, पहली बार लिखते हो फिर आप देखते हो इसमें क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, फिर आप सेकंड ड्राफ्ट लिखते हो। अगर आप सेकंड ड्राफ्ट नहीं कर रहे, अगर आप किसी अपने प्रियजन को लिख रहे हो तो उसी में कट करके उसको ठीक कर देते हो। रिटन कम्युनिकेशन एक और चीज में ओरल से बेहतर है। रिटन कम्युनिकेशन आपको एडिट करने का मौका देती है कम्युनिकेशन को फ्लोट करने से पहले। आप मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? आप जितने बालक बैठे हैं, जितने बच्चे घर पे बैठे हैं, आप मुझे बताइए, आपने जीवन में क्या कभी क्रोध किया है? गुस्सा आया आपको? आया गुस्सा? जिनको नहीं आया फिर तो आप महान है यार, तो मुझे आपसे सीखना चाहिए। गुस्सा आया आपको? आपने गुस्से में किसी को हर्ट किया? फिजिकली नहीं, बोल के हर्ट किया? ये फितरत है बेटा इंसान की, ये फितरत है इंसान की। जो बाकी जानवर होते हैं वो प्रहार करते हैं शरीर पर, हम प्रहार करते हैं इंसान के मन पर बोलकर। प्रहार किया आपने, बोला, गुस्सा खाया। अब मैं आपको 10 सेकंड के लिए पास में लेके जा रहा हूं, आप खुद जाओ पास्ट में, और आप ये खुद से पूछो कि आपने जो चीजें बोली क्या आपको बोलनी चाहिए थी या आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, या आपने बोली तो उसका थोड़ा लेवल डाउन कर देना चाहिए था, सामने वाले को इतना हर्ट नहीं करना चाहिए था। आप 10 सेकंड के लिए सोचो बच्चे। 99% केसेस में आपको गिल्ट होगा कि यार ज्यादा कर गए यार, इतना नहीं करना था यार। दोस्त है भाई वो अपना यार, भाई अपना यार, वो बुरे वक्त में खड़ा रहा हमारे साथ और अपन ने उसको ऐसा बोल दिया। अभी मेरे एक दोस्त ने अपने, मतलब हम साथ में बैठे हुए और उसने उसको बोल दिया यार ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तू बीच में क्यों बोल रहा है? और मैं दंग यार, मतलब कैसी बात कर रहा है यार, मतलब पिछले 15 साल से अपन साथ में है भाई। जब तेरा डिफिकल्ट टाइम चल रहा था और ये छोड़ छाड़ के सब कुछ आ रहा था तेरे पास, तब तू नहीं बोल रहा था मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी क्यों कर रहा है? आज उसने बोल दिया कि अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं स्कूल में करा दो, तो पर्सनल लाइफ पर आ गया। वाह यार, ग्रेट बोला मैंने उसको। मेरे से तो बहुत बुरी बात है, अच्छी बात है बुरी बात मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल दिल में नहीं रखता, मैं बिल्कुल बोल देता हूँ, बोल भी देना चाहिए कभी कभी। बोलते हाँ यार प्रतीक गलत बोल दिया भाई, माफ़ी मांग। आप कितनी माफ़ी मांग लो आप उसको अंडू नहीं कर सकते, आप उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हो। सर आप समझाना क्या चाहते हो? समझाना मैं ये चाहता हूँ बच्चे कि आप जब ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, अगर आप फिल्टर नहीं लगाएं तो आप कुछ भी बोल देंगे। नॉर्मली जो समझदार लोग होते हैं
बोलने से पहले उनके दिमाग में थॉट आते कि ये चीज बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। जो समझदार नहीं होता है, आई एम सो सॉरी टू से, जो मूर्ख प्रवृत्ति के होते हैं, वो बोलने से पहले सोचते ही नहीं, कुछ भी बोल देते। और जो आपने एक बार बोल दिया वो बोल दिया, वो पहुंच गया सर, आप उसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप रिटन कम्युनिकेशन को 100 बार एडिट कर सकते हो, 100 बार। तो वो रिटन का बेटर है, ओरल का नेगेटिव है। लेकिन सर बात तो ये थी कि ओरल का बेटर क्या है? ओरल का बेटर है बच्चे, आप फीडबैक, रिस्पॉन्स रियल टाइम में प्राप्त कर सकते हो। रिटन कम्युनिकेशन में टाइम लग जाता है फीडबैक आने में। आप चिट्ठी तो छोड़ दो बच्चे, आज नोबडी राइट्स लेटर्स। आज आप किसी से रिटन कम्युनिकेशन करते हो तो कैसे करते हो? व्हाट्सएप के थ्रू करते हो। व्हाट्सएप का हाथों हाथ रिस्पॉन्स आया था आपको? कभी नहीं आता। जब तक आप चैट मोड में ना चले जाओ तब तक नहीं आता। टाइम कंज्यूमिंग, भूमि बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब तक आप चैट मोड में ना चले जाओ कि यार हम साथ में चैट कर रहे हैं, उधर से मैसेज भेजा, आपने यहाँ से भेजा, यहाँ से वहाँ से। अब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या पता मुझे कौन से मैसेज आए? मैं तो अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाला हुआ है, जेन मोड पर डाला हुआ है। अब किसी बंदे ने अगर मुझसे कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करनी तो मैं बैठा हूँ, अच्छा जेन्युइनली कल मैंने किसी को पेमेंट भेजा, मेरे को उससे कंफर्मेशन लेना था, मैंने उसको बोला कि मैंने पेमेंट कर दिया, कंफर्मेशन मुझे दे दो। 18 घंटे हो गए कंफर्मेशन नहीं आया, उसकी भी गलती नहीं है। अगर मैं उसको फोन करूँ, मैं उसको बोलूँ यार मैंने पेमेंट किया, एक बार देख के बताओ कंफर्मेशन आया नहीं आया, वो बोलेगा सर आप होल्ड करिए। मुझे होल्ड पर डालेगा 10 सेकंड, मेरा नाम डालेगा सिस्टम में, पेमेंट आ गया होगा, बोलेगा सर पेमेंट आ गया, थैंक यू सो मच। दिस इज ओरल कम्युनिकेशन, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में आपको फीडबैक एकदम रियल टाइम में मिलता है, रिटन कम्युनिकेशन में आपको फीडबैक रियल टाइम में नहीं मिलता। अब सवाल यह है कि रिटन कम्युनिकेशन यूज किया करें या ओरल कम्युनिकेशन यूज किया करें? आप मुझे बताइए किसको यूज करना चाहिए? दोनों को? वेरी नाइस। मुझे और एक अच्छा आंसर चाहिए, ये भी अच्छा आंसर है बट इससे अच्छा आंसर चाहिए मुझे। सर हमको स्थिति को देख के डिसाइड करना चाहिए कि किस चीज को यूज करना चाहिए। छोटे तो हमको एक कहानी पढ़ाई थी, उस कहानी का निष्कर्ष ये था कि जहां पर सुई का इस्तेमाल हो वहां सुई का इस्तेमाल करो, जहां तलवार का इस्तेमाल हो वहां तलवार का इस्तेमाल करो, जहां रिटर्न आवश्यक है वहां रिटर्न का यूज करो, जहां ओरल का आवश्यकता है वहां पे ओरल यूज करो। आप गुस्से में हो ना तो आप ओरल कम्युनिकेशन कभी मत यूज करो, हमेशा अनर्थ करेगी वो। या तो आप में इतनी मैच्योरिटी की आप सुन लो, जो कि होती नहीं है इंसान में, 70 साल के इंसान में भी नहीं होती। उम्र से तो लेना देना ही नहीं मैच्योरिटी का। आप बात ही मत करो, आप तो रिट्रैक्ट कर जाओ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आप मुझे लिख के भेज दो, चिट्ठी लिख दो आप मुझे। आपको किसी को सुनाना है, आप बोले यार मैं सुनाऊंगा नहीं, मैं चिट्ठी लिखूंगा, आप उसको वापस रीएडिट करोगे, नहीं नहीं यार ये ज्यादा लिख दिया मैंने। बट सवाल ये कि किसको यूज करें सर? दो अंग्रेजी के वर्ड है बेटा, एक है एफिशिएंट, अकॉर्डिंग टू वंस नीड। वेरी नाइस भूमि, वेरी वेरी हैप्पी कि आप इतने इन्वॉल्व इन क्लास, वेरी गुड। अग्रिमा, रोयान, अनस, वेरी गुड बेटा। कृष्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ there are two words in the English language, one is effective, one is efficient. effective और efficient में डिफरेंस क्या है मुझे बताओ? effective word और efficient word में डिफरेंस क्या है? सोचो ना, आप गूगल पे जाओ, आप इफेक्टिव वर्ड देखो मतलब कि एफिशिएंट क्या देखो आप। लेकिन प्लीज इन्वॉल्व हो राजा, मैं आई एम सॉरी, मैं आपको क्लास से 2 मिनट बाहर लेके जा रहा हूं। आप दुनिया के बेस्ट बिजनेस स्कूल्स जिसमें हो सकता है आप जाएं कभी आगे सीएस बनने के बाद, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कॉर्नेल, वॉटन, आईएसबी, आईआईएम अहमदाबाद, आप इन कॉलेज में जब जाते हैं तो आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते हैं कि आपने क्लास में कितना पार्टिसिपेट किया। आप अपनी मूर्ति लेकर आ जाएं कि मेरी मूर्ति बैठी है सर, और आप पढ़ाइए मूर्ति को, तो दे डोंट गिव यू मार्क्स। 10 में से 0 मार्क्स देते हैं आपको क्लास पार्टिसिपेशन के। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि आप पार्टिसिपेट करते हो आपका दिमाग चलना शुरू होता है। मैंने आपको बोला, आप तो नीचे देखना शुरू कर दिया, आपका दिमाग बंद हो गया बच्चे। आप अपने से समझदार इंसान के बीच में कभी भी हो, और मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं इस मामले में शायद समझदार हूं, आप उसके साथ जितनी कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश करिए, आप सीखेंगे। डिबेट में बताइए, डायलॉग में आइए। आप बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप गलत भी बोलेंगे तो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सेफ स्पेस, आप गलत बोलोगे तो कोई आपका मजाक नहीं बनाने वाला। मैं तो आपके लिए ताली बजा के जाऊंगा यार कि यार कितना कॉन्फिडेंट बच्चा है, आपको उस पर काम करना है। चलिए सर वापस आइए, क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग कि इफेक्टिव और एफिशिएंट में डिफरेंस क्या है? बताइए सर, गलत बताइए एक बार, गलत। हाँ, किस में बेटा? इफेक्टिव में, ठीक है। और एफिशिएंट में? ठीक है।
पार्टली करेक्ट है आप, सेकंड वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है। एफिशिएंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कम रिसोर्स यूज करती है, कॉस्ट वाइज, टाइम वाइज, राइट, कॉस्ट वाइज और टाइम वाइज। इफेक्टिव का मतलब होता है कोई चीज जो आपको आपकी इच्छा अनुसार रिजल्ट देती है, हम उसको बोलते हैं इफेक्टिव। आपकी इच्छा अनुसार रिजल्ट मिला, दैट इज इफेक्टिव। अब एक चीज जो इफेक्टिव है वो इनएफिशिएंट भी हो सकती है, मतलब वो आपको आपकी इच्छा अनुसार रिजल्ट दे रही है लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज कर रही है। जैसे एयर कंडीशनर जो होता है वो इफेक्टिव होता है बट वो एफिशिएंट नहीं होता। कूलर जो होता है वो एसी जितना इफेक्टिव नहीं होता लेकिन एफिशिएंट बहुत होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का, मैं हर क्लास में देता हूं, मैं आपको भी देना चाहूंगा ये एग्जांपल। दुनिया की दो बेस्ट टेक्नोलॉजीज कंट्री वाइज कि यार इस कंट्री की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इस कंट्री की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, कौन से दो देश हैं जो पूरे विश्व में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाने माने जाते हैं, बताइए सर मुझे। हाँ बेटा, जापान, बिल्कुल सही। चाइना नहीं राजा, चाइना तो असेंबली के लिए माना जाता है, प्रोडक्ट को असेंबल करता है, ऐसे प्रोडक्ट बनाता है प्लास्टिक के। लेकिन जो जो पुर्जे होते हैं, जापान, वेरी नाइस। रशिया एक सेंस में है, डिफेंस में है, लेकिन उस देश का नाम जी से शुरू होता है, जी से, जर्मनी, वेरी नाइस। साउथ कोरिया भी है, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन जनक जो है वो जापान है और दूसरा जो है वो है जर्मन है। जनक क्यों है जापान? क्योंकि जापान को देख के साउथ कोरिया को समझ में आया। जापानीज टेक्नोलॉजी और जर्मन टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है मुझे ये बताइए। सर हम इंजीनियरिंग की क्लास में नहीं, कोई बात नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, हर जगह से सीखना चाहिए। जापान की टेक्नोलॉजी और जर्मन टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है आप मुझे बताओ। आपको सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगती है जिसको आप कुछ बन गए तो आप खरीदोगे, बताइए कौन सी? कोई बात नहीं, तुमको मत बताओ, तुम बताओ। ऑडी, वेरी नाइस। आप बताइए। मर्सिडीज, आप बताइए। अरे कुछ बन तो तुम अभी खरीद लोगे यार। रोल्स, अनस भाई ने बताया, चेतन भाई ने, रोल्स, वेरी नाइस। आप बताइए। लैम्बो, गुड। आप बताइए। ऑडी। अब पता है एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, भाई को छोड़ दो अगर स्कॉर्पियो को, तो आप जितने बच्चों ने जवाब दिया है वो सारी गाड़ियों की पेरेंट कंपनी फोक्सवागन है। और मर्सिडीज को आप छोड़ दो, मर्सिडीज इज एन एक्सेप्शन बट वी कम बैक टू दैट। ऑडी, लैम्बो are owned by the Volkswagen Group. Volkswagen is German, Mercedes is German, BM is German, Rolls is German. German people have the best automobile technology in the world. I can say this because I've experienced it. उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इज अ बॉम्ब टू मेंटेन। इट विल बर्न अ होल इन योर पॉकेट। वो आपसे पैसा, मेरे एक मित्र हैं, उनकी मर्सिडीज GL 350 का ब्रेक शू खराब हो गया, उन्होंने ठीक कराया। कितने का आया ब्रेक शू आप सोचो? ब्रेक शू समझते ना, 3.5 लाख रुपए का ब्रेक शू, 3.5 लाख रुपीज फॉर द ब्रेक शू। आप चला रहे हो तो आपको सर ये तो खर्चा देना ही पड़ेगा। गाड़ी रुकेगी आपके हिसाब से, गाड़ी की ब्रेकिंग पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इफेक्टिवनेस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, एफिशिएंसी पे क्वेश्चन है। और आप जापानीज गाड़ी कंपनी बताइए मुझे, जापानीज लोगों की कौन सी गाड़ी भारत में बिकती है? टोयोटा। सुना आपने नाम टोयोटा का? बच्चे डियर मेरी तरफ, फोन में हो क्या या किसी और के विचारों में हो? ठीक है, इस उम्र में विचार आना तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन इस वक्त नहीं आने चाहिए। टोयोटा। और कौन सा ब्रांड है जापानीज? होंडा। Japanese Toyota is one vehicle. It is one vehicle which is the most efficient vehicles that has ever been made on the planet. Personal experience, dear. This guy was driving a Toyota Innova. I was going in some part of Uttar Pradesh. क्या हुआ?
some interior parts of Uttar Pradesh. This guy was in his Innova, मेरी टैक्सी थी वो. I told him यार तुम्हारी गाड़ी तो बहुत ही मेंटेन्ड. ही सर हाँ सर मेंटेन्ड है. मतलब कितने किलोमीटर चल गई? मेरे को विश्वास नहीं हुआ उसने जो मुझे बोला यार. कितनी चल गई उसकी गाड़ी? 10 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर. जी सर कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में. दैट इज एफिशिएंसी. अब आपको चूज करना है, आपको इफेक्टिवनेस चाहिए, आपको एफिशिएंसी चाहिए. आपको जहां पे एफिशिएंसी चाहिए आप वहां पे एफिशिएंट चीज को चूज करोगे, जहां पे इफेक्टिवनेस चाहिए वहां पे इफेक्टिव चीज को यूज करोगे. मेरे डैड आर्मी में थे बच्चे. माय डैड वाज एन आर्मी ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी. मेरे डैड जिस यूनिट में थे दैट यूनिट इज कॉल्ड एज द एयर डिफेंस आर्टिलरी. आसमान में जो प्लेन जाते हैं उसको गिराने का काम होता है. मेरे डैड की यूनिट में रशिया से इक्विपमेंट्स आए. रशियन, आप रशिया बोल रहे थे इसलिए डिफेंस में तो सबसे जबरदस्त थे वो एक टाइम पर. उधर से रशियन लोग आए मेरे फादर को क्या लोगों को ट्रेन करने के. मेरे डैड भी थे उसमें. उन्होंने बोला कि हमारी जो मिसाइल है उसकी एक्यूरेसी है 99.99%. आप जहां पर मारोगे 99.99% वहीं पे जाके लगेगी. अभेद है. बढ़िया. ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हुआ. मेरे डैड के सीईओ ने मेरे डैड से पूछा कि क्या सीखा तुमने? मेरे डैड ने बोला सर मैंने सीखा कि इसकी एक्यूरेसी 99.99% है. तो इसका मतलब क्या है? तो मेरे डैड ने बोला सर इसका मतलब है कि हमारे कॉस्ट रिड्यूस होंगे, हम एक टाइम पे एक ही मिसाइल लॉन्च करेंगे. उन्होंने बोला नहीं, आप प्रैक्टिस में एक मिसाइल लॉन्च करोगे, लेकिन आप अगर युद्ध के मैदान में जाओगे तो आप वहां पे 2 मिसाइल ही लॉन्च करोगे. तो मेरे डैड ने बोला सर एक टारगेट 99.99% एक्यूरेसी, तो उसके लिए 2 मिसाइल क्यों लॉन्च करूंगा? माई फादर सीईओ सेड अगर आपके दुश्मन की किस्मत उस दिन जागी हुई हो और 0.01% आपके खिलाफ काम कर जाए और उसके पक्ष में काम कर जाए तो वो जीत और हार का डिफरेंस बन जाएगा. युद्ध के मैदान में ऐसी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते. वहां पे इफेक्टिवनेस देखते हैं, वहां पे एफिशिएंसी नहीं देखते. तो आपको समझ में आ गया आपको रिटर्न यूज करना था, आपको रिटर्न यूज करना. आपको समझ में आ गया आपको ओरल यूज करना, आपको ओरल यूज करना है. किस चीज के बेसिस पे? इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. राइट सर? नाउ दिस वाज रिटन, दिस वाज ओरल. अब रिटन और ओरल में दोनों में कॉमन किस चीज का ध्यान रखना है बच्चे? आपको रिटन और ओरल कॉमन आपको ध्यान रखना है. अगर आप किसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं लिखित या मौखिक और वो भाषा सामने वाले को नहीं आती है तो आप जो भी बोल रहे हैं उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होगा. नहीं आएगा ना समझ में? आपने ये चीज कभी ऑब्जर्व करी है, कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि आप किसी ऐसे एरिया में चले गए जहां पर आपकी भाषा नहीं बोली जाती है? एक्सपीरियंस किया कभी आपने ऐसा? कहां पर एक्सपीरियंस किया मुझे बताइए. हॉस्टल में आपकी भाषा नहीं बोली जाती. कौन सी भाषा बोलते हैं वहां पे? अजीब सी बोलते हैं. देखिए बच्चे कितनी व्यथित है. सर कौन सी भाषा बोलते समझ में नहीं आ रहा. आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां पर ऐसी दिक्कत आएगी. आप किसी भी एरिया के इंटीरियर रीजन में जाएंगे, राजस्थान के इंटीरियर्स में जाएंगे, नहीं समझ में आएगी आपको भाषा. जबकि मैं पंजाब से हूं ना यार, आई स्पीक पंजाबी. मैं तो सानू पंजाबी च पढ़ा सकदा इत्थे, पंजाबी आउंदी है मैनू. बट जब मैं पंजाब जांदा उत्थे किहड़ी पंजाबी बोलदे मैनू समझ नहीं आउंदी. व्हाट दे से आई कांट अंडरस्टैंड. ठेठ पंजाबी बोलते हैं वो. इंटीरियर्स में आप जाएंगे तो आप भले उस रीजनल को बोलते हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे उस रीजनल को. मैं यूरोप गया, मुझे आमंत्रित किया उन्होंने वहां पर. मैं वहां पे स्विट्जरलैंड जा रहा था. स्विट्जरलैंड पहुंचने के लिए पहले मैं लैंड किया ज्यूरिक में. ज्यूरिक में लोगों से बात कर रहा हूं, सब मुझसे आम बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं. मेरा जहां पर इन्विटेशन था जिनीवा में, जिनीवा गया, वहां पे मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूं, लोग मुझे बोल रहे नो 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 इंग्लिश, नो इंग्लिश, ओनली फ्रेंच. मुझे बाद में समझ में आया कि स्विट्जरलैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, इटालियन बोली जाती है. 4 भाषाएं बोली जाती हैं. अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा. मैं 4 दिन तक जिनीवा में सरवाइव कैसे किया मैं ही जानता हूं, क्योंकि कोई मेरी भाषा नहीं समझ रहा था सड़क पर. भाषा सर हमको तो भाषा आती है अंग्रेजी, और सामने वाला आपसे अंग्रेजी का इस लेवल यूज कर ले, आप बोले अरे भैया क्या बोल रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा है मुझे. आप लोग क्रिकेट खेलना जानते हो? आप क्रिकेट खेलते हो? बैटिंग कर लेते हो? फास्ट बॉलर को फेस कर लेते हो? बहुत बढ़िया. शोएब अख्तर आके बॉल कर देते हो, बैट में से छेद हो जाए. उसको खेलने की एक्सपर्टीज नहीं है भाई हमारी यार. उसको खेलने की एक्सपर्टीज सचिन में है, वीरेंद्र सहवाग में थी. वीरेंद्र सहवाग भी उसको छोड़ कर टक्कर के चले जाते हो. सचिन को बोलते हो तू मार यार. एक्सपर्टीज भी तो होनी चाहिए. आप भाषा जो बोल रहे हो उस भाषा के लेवल्स होते हैं, लेक्सिकॉन बोलते हैं उसको. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6. मैं बच्चों के साथ आज बैठ के बातचीत करूंगा, बस एक इनफॉर्मल बातचीत करेंगे, एक इनफॉर्मल मीटिंग करेंगे. हाँ सर समझ में आ गया. आज बच्चों के साथ रॉन्डेवू करेंगे. क्या करेंगे भाई? रॉन्डेवू करेंगे.
देख कर आ जाओ सब ठीक है नहीं ठीक है, समझ जाओ उस जगह को, एक काम करो उस जगह का रिकॉनेसेंस करके आ जाओ। क्या बोल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है यार, अंग्रेजी बोल रहा हूं यार सर, हमको आपकी वाली नहीं आती। इसका मतलब आप जब सामने वाले से बात करें तो ये भी देखना पड़ेगा कि उसको आपका लेवल समझ में आता है नहीं आता है, आपकी ग्रामर सही है नहीं सही है। ग्रामर गलत हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। भगवान न करे आप में से आप नीचे जाएं और आप देखें कि आपकी गाड़ी की कोई लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है चाबी लगा, और आप दौड़ के जाएं और वो भाग जाए वहां से, आप हमको आके बताएं हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। आप बोले सर आज तो अपने को चस्का लगा, अपन से अंग्रेजी में बात करेंगे। आपसे टीआई पूछता है बताइए क्या 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 हुआ, बोला व्हेन आई केम शी वाज ट्राइंग टू स्टील माय बाइक। उसने बोला अच्छा आपका लाइए शिनाख्त के लिए, हम 10 लोगों को आपके सामने रखेंगे, आप उनसे पहचान करेगा उसमें से कौन हो सकता है। आप आए तो 10 के 10 लड़कियां खड़ी हुई हैं। आपने बोला टीआई साहब ये लड़कियां, वो तो लड़का था। टीआई साहब लाठी मारेंगे आपको खींच के, बोलेंगे तुमने शी तो बोला उस दिन, शी वाज ट्राइंग। आप बोले अच्छा शी लड़की के लिए होता है, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा शी भी लड़कों के लिए होता है। अर्थ का अनर्थ हो गया ना यार। उसके अलावा इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको कि जो आप बोल रहे हैं बोलते वक्त आपकी बोलने की टोन उचित है नहीं उचित है। आप एक वर्ड सही टोन के साथ बोलो और आप एक वर्ड गलत टोन के साथ बोलो, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। आप बोलते सॉरी 3 तरीके से, सॉरी यार, सॉरी, तीनों में डिफरेंस है। बीच में तो आप यू आर नॉट रिमोटली सेइंग सॉरी, जहां पे आपने बोला सॉरी यार फील कर रहा हूं यार, और जहां बोला सॉरी इसका मतलब है अगली बार फिर करूंगा, जिस चीज के लिए सॉरी बोला ना वो फिर करूंगा तेरे साथ, देख लियो तू बहुत हीरो बन रहा है ना, मिल मत जाइयो मुझे, ये वाला सॉरी है। थैंक यू, आप सार्केज्म से बोल रहे हो, किसी ने आपकी मदद ही नहीं करी, थैंक यू यार सर आप नहीं होते तो क्या होता, जबकि उस सामने वाले ने कुछ किया ही नहीं है यार, बट तुमने मेरी मदद करी यार, जेन्युइनली तुमने मेरी मदद करी, थैंक यू यार। ये फील कर रहा है इंसान। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, मूवी नहीं देखी तो देखिएगा, उसमें एक सीन आता है, फरहान अख्तर ऋतिक रोशन का मोबाइल फोन बाहर फेंक देता है। ऋतिक रोशन एक क्लाइंट से बात कर रहा है, फोन बाहर फेंक देता है, चिल्लाता है उसको, पागल हो गए, क्लाइंट मीटिंग कर रहा हूं, ये है वो है, और फरहान अख्तर उसको बोलता है सॉरी, और ऋतिक रोशन क्या ब्यूटीफुल डायलॉग बोलता है, ही सेड सॉरी तब बोलना जब तू फील करे उसको। आप इंसान की बोली से समझ जाओगे यार वो फील कर रहा है नहीं कर रहा है यार, आप इंसान के बोलने के तरीके से समझ जाओगे वो इंसान कैसा है। बहुत बार तो आप बोल ही नहीं पाओगे यार, आप जेन्युइनली गिल्टी फील कर रहे हो कि आपने कुछ गलत किया है और आपको माफी मांगनी है, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, आपके शब्द बाहर नहीं आएंगे, समझने वाला समझ जाएगा यार ये फील कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, गले लगा लेगा आपको। दैट इज कि आप जो बोल रहे हो वो कैसे बोल रहे हो। लिखित में नहीं होता, लिखित में होता है भाषा, लिखित में होती है हैंडराइटिंग, लिखित में होता है भाषा का लेवल, मौखिक में होता है भाषा का लेवल और भाषा का इस्तेमाल कैसे किया गया। अब आपको चयन करना है कि आपको रिटन यूज करना है, आपको ओरल यूज करना है। जहां पर भी आपको प्रूफ जनरेट करना है वहां पर आप रिटन यूज करें, जहां पर आपको प्रूफ जनरेट नहीं करना वहां पर आप ओरल यूज करें, जहां पे आपको रिसोर्स को बचाना है वहां पे आप ओरल यूज करें, अदरवाइज आप रिटन यूज करें। सो दैट इज रिटन वर्सेस ओरल। क्लियर है बच्चे बात? अब इसके बाद जो चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप कम्युनिकेट करते हुए किसी तरीके को फॉलो करते हैं, इनफॉर्मल का मतलब होता है आप कम्युनिकेशन करते हुए किसी तरीके को फॉलो नहीं करते। सबसे अचरज भरी बात हुई मेरे साथ, जब मैं 4 साल का या 5 साल 4 साल का होऊंगा यार मेरे ख्याल से, और मेरी मदर लूना, उस समय लूना हुआ करती थी, आपने पता नहीं लूना देखी नहीं देखी है, लूना पर मुझे स्कूल छोड़ने जा रही है और मैं रो रहा हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट डे जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो अपनी माँ से अपने घर से अलग हो रहा है ना, इतना कंफर्टेबल है, उसको अनकंफर्टेबल कर रहे हो आप एकदम से, और इंसान को डिस्कंफर्ट कभी नहीं पसंद। जैसे आप अभी घर से बाहर आए होगे तो आपके भी मन में व्यथा हुई होगी, उस समय तो और भयंकर व्यथा हुई होगी। अब मेरी माँ मुझे स्कूल में छोड़ने जा रही है, मैं बोल रहा हूँ यार मेरे को मत छोड़ के जाओ, मैं बोल रही नहीं तुम क्लास में जाओ। मैं क्लास में गया तो मेरे को शौक लगा, मेरी क्लास टीचर मेरी पहचान की थी, मेरी माँ ही मेरी क्लास टीचर थी। मैं अपनी माँ के पास गया और उन्होंने सुना मेरे लेस खुल गए, बंद हो। 4 साल का इतना सा कैप्सूल,
मम्मी वाला पाँव नीचे रखो, अरे मैंने मम्मी के चेयर पे पाँव रख दिया यार, बांध दो। मैं बोलते पैर नीचे करो। मैं क्यों, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूं। कैसी बात कर रही है यार, 4 साल से मैं इस महिला को जानता हूँ, ये मेरी माँ है। मतलब फिर तुम कौन हो? मैं तुम्हारी टीचर हूँ। अच्छा, मतलब बोलो टीचर प्लीज टाई माई लेस। मतलब टीचर प्लीज टाई माई लेस। टीचर ने लेस बांध दिया। अपन घर चले गए। मम्मी अंदर खाना वाना बना रही है किचन में। एक आंटी आई, घंटी बजाई, अपन गए दौड़ते, अपन ने दरवाजा खोला। आंटी पूछती मम्मी है तुम्हारी घर? बोला नहीं, आज ही पता चला है मम्मी नहीं है घर पे। मतलब फिर कौन है अंदर? मतलब पता नहीं, टीचर है मेरी। मम्मी आई वहां से, मेरी मम्मी को वो आंटी बोलती है प्रतीक कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बोल रहा है तुम इसकी माँ नहीं हो। मैं बोलती क्या हो गया? मतलब तुमने तो बताया था स्कूल में माँ नहीं हो तुम मेरी। सी सेड ऐसी बात नहीं है, मैं स्कूल में तुम्हारी टीचर हूँ और घर पे तुम्हारी माँ हूँ। बोले यार देखो ऐसा नहीं चल पाएगा यार, कि मैं घड़ी देखूँ बोला अच्छा टीचर, और अब घड़ी देखूँ बोला माँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। और मेरी मम्मी ने मुझे, मैं जिस स्कूल में रहा 5 साल था मैं उस स्कूल में, मैंने कभी भी अपनी माँ को टीचर नहीं बुलाया, मम्मा ही बुलाया मैंने। अब नहीं हो पा रहा था यार, मतलब 2:30 बजे तक मैम बोलो और 2:31 में मम्मा बोल दो, तो अपने से नहीं हो पाता भैया ऐसे। अब मतलब एज अ फैमिली अपन बात कर रहे हैं। मेरी वाइफ मेरे डिपार्टमेंट में ही काम करती हैं यूनिवर्सिटी में, मैं तो उनको वाइफ जैसे ही बात करता हूँ उनसे। आई के नॉट से कि मैम, वो मुझे सर बोलते मुझे गुस्सा है ना, सर वर मत बोला करो यार। पूरी दुनिया को पता है अपन पति पत्नी है, कोई इंपैक्ट तो नहीं आ रहा ना ऑपरेशन पे, तमीज से काम कर रहे हैं। और मेरा ये लकी इन द सेंस कि जिनके यहाँ पे काम करते हैं वही बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम नो इश्यूज। लेकिन हाँ, रियल लाइफ में फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस करना पड़ सकता है। वो कैसे होता है हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है भैया, सबको समझ में आया? यस और नो? थम्स अप दे दीजिए भैया समझ में आया तो। तुम इतना शर्माते क्यों है समझ में नहीं आता? तुम हर चीज को करने से पहले अपने पड़ोसी को देखते हो, कर दूं क्या, तू कर रहा है क्या? ऐसा मत करो यार। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, गॉड ब्लेस यू।